नमस्कार, उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, इस वक्त हम बात करने वाले हैं हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा में मतदान लगातार जारी है। विधानसभा के चुनाव वहां पर हो रहे हैं। सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा चुकी हैं। बड़ा सवाल ये भी है इस बार जिस तरीके से पूरा चुनावी कैंपेन चला है, क्या जनता पिछली बार की वोटिंग रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी? और जो सभी दलों के दावे हैं, बीजेपी का दावा है कि वो कमबैक कर रही है, कांग्रेस का दावा है कि वो बीजेपी को हटाकर खुद सत्ता में आ रही है, वो कितना जमीन पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब मतदान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, काफी तस्वीर उससे भी साफ होने लगती है। और जो तमाम चुनावी मुद्दे रहे, जो माहौल बनाया गया, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुए, क्या उसका असर आज ग्राउंड पर दिखेगा, या हरियाणा की जनता और कोर मुद्दों पर ही फोकस करेगी जो वाकई सिर्फ उनसे जुड़े हुए हैं? यही सब जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त देखिए तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हैं हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ला जी हैं, रामकृपाल जी हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हरियाणा में मतदान लगातार जारी है। समीर सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा। बहुत सारे मुद्दे देखे हमने, बहुत सारे कैंपेन देखे, बागियों की लंबी लिस्ट देखी, भागम भाग देखी, सब कुछ देखा। आखिरी वक्त में अशोक तंवर बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में चले जाते हैं। बीजेपी में कहा ही जाता है किसी को पता ही नहीं, गाड़ी में इंतजार करते रहते हैं, अचानक राहुल गांधी के मंच पर चले जाते हैं। इस तरह की भी चीजें हमने देखी। अब तो क्योंकि मतदान हो रहा है, 22.70% मतदान हो चुका है, क्या ट्रेंड दिख रहा है? कैसे देखें इसको, और मुद्दों के हिसाब से अगर जोड़ें तो? देखिए, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार मतदान अच्छा होगा। जो अगर देखा जाए कि 2019 का चुनाव में जो वोटिंग हुआ था 68.32% के करीब, उससे ज़्यादा मतदान होगा। और हो सकता है कि 2014 में जो हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुआ था 76.30 के करीब वोटिंग हुआ था, मुझे लग रहा है उस रिकॉर्ड तक भी जा सकता है। क्योंकि अभी कोई मौसम भी बहुत अच्छा है अभी, और सभी दल चाह रहे हैं कि हमारी सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझना पड़ रहा है। कांग्रेस इसका फायदा लेने की कोशिश कर रही है। दोनों दलों के साथ अपने भीतर घातियों के लग रही है। दोनों दलों में बागियों ने उम्मीदवार उतरे हैं। दोनों के अपने अपने मुद्दे इस बात को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है केंद्र में काम करने का, वो एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को 9.5 साल में बदल दिया था। मनोहर लाल खट्टर को सैनी साहब को लेकर आए थे, तो अब उस आधार पर भी वोटिंग होगी। और कांग्रेस जो बोल रही है कि 10 साल के हरियाणा के अंदर काम नहीं हुआ, किसानों की नाराजगी का जिक्र हो रहा है, बाकी सब चीज़ों का जिक्र हो रहा है। 10 साल जो कांग्रेस के हुड्डा सरकार के 2004 से लेकर 2014 तक रहे थे, और जिसके अंदर कहा जाता था कि बिना खर्चे और बिना पर्ची के कोई काम नहीं होता है, पैसों के लेन देन को लेके दलाल और दामाद तक का जो जिक्र हुआ, तो मुझे लगता है कि इस आधार पर मतदान होने वाला है। और उस मतदान का फैक्टर बहुत अलग अलग तरीके से होने वाला है। इस बार नहीं कहा जा सकता कि एक तरह का मतदाता पूरी तरीके से एक साथ जाने वाला है। इस बात सब लोग कन्फ्यूजन है कि वोटिंग कैसी होगी। जाटों को लेकर जरूर ये कहा जा रहा है कि जाटों का बड़ा वर्ग एक हुड्डा के साथ रहेगा, जो लोकसभा चुनाव में भी देखने को आया था। और कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गैर जाटों की राजनीति हरियाणा में करती है, तो स्वाभाविक रूप से जाटों का बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करता है और कांग्रेस के साथ वोट करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोटर है, जो ओबीसी वोटर है, जो दलित वोटर है, जो गैर जाट भारतीय जनता पार्टी ने अपना वोटर हरियाणा में तैयार किया था, और जिसमें काफ़ी सेंध लगी थी लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 5 कांग्रेस ने जीती है। बराबरी का 50-50 का मुकाबला रहा था। तो क्या वैसे ही वोटिंग का पैटर्न होने वाला है क्या जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, या स्थानीय सरकार के आधार पर वोटिंग का पैटर्न होने वाला है इस विधानसभा चुनाव के अंदर? जो कुछ दलित नाराज होकर कांग्रेस के पास चले गए थे, जो संविधान बचाओ का जो नैरेटिव चला था कांग्रेस ने, उस आधार पर कुछ दलित शिफ्ट हो गए थे कांग्रेस के पास, क्या वो वापस भारतीय जनता पार्टी के पास लौट आए? शैलजा की जो नाराजगी रही है चुनाव प्रचार के दौरान, उसका कितना असर होगा? शैलजा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, उसका कितना असर होने वाला है? प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छी रैलियां की, अमित शाह ने किया, संगठन ने काम किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो शुरुआत में काफ़ी पिछड़ी हुई लग रही थी, लेकिन आज मतदान का दिन अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर कांग्रेस को दे रही है। और मुझे लग रहा है कि पल्ला फिलहाल अगर आज देखें तो बराबरी का मुझे नजर आ रहा है। पल्ला कहीं भी जुड़ सकता है। कैसी वोटिंग होती है, किसके वोटर ज़्यादा निकलते हैं, किन इसमें वोटिंग होती है, देखना बाकी होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि फाइट दोनों की बहुत बराबर की होने वाली है, और 8 तारीख को पल्ला कहीं भी झुक सकता है। कहीं भी झुक सकता है, ये हम बात आप कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था विनोद सर, लोकसभा में बीजेपी पूरा दमखम दिखा रही थी कि पूरी तरीके से वापसी होगी, लेकिन कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाया, और उसके बाद बड़ी उत्साह कांग्रेस के अंदर भी नजर आई तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर। अब सवाल ये है कि
इस बीच में पार्टी के अंदर जो कुछ देखने को मिला या जो विवाद देखने को मिले, क्या वो ग्राउंड पर असर करेंगे? क्योंकि वो तो हर पार्टी में कुछ ना कुछ हो ही रहा था, लेकिन कितनी मजबूत कांग्रेस में, थोड़ा कांग्रेस के लिहाज से समझना चाह रहा हूँ, कितना एज है अभी कांग्रेस के पास? क्योंकि बीजेपी की 10 साल की सरकार है, अलग अलग मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ऐसे में कांग्रेस के पास एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका जैसा है, तो कितनी मजबूती दिख रही है? देखिए आदर्श, पहले तो हरियाणा के मतदाता की प्रकृति समझिए। एक 2019 छोड़ करके पिछले, मतलब जब से मैंने हरियाणा को कवर करना शुरू किया है, हर चुनाव में हरियाणा के मतदाता ने निर्णायक मतदान किया है। वो सिर्फ 2019 एक ऐसा चुनाव था जब हांग असेंबली आई थी। 1987 में जब चौधरी देवीलाल का न्याय युद्ध चला और हरियाणा का चुनाव हुआ और 90 में से 85 सीटें देवीलाल जी के मोर्चे को मिली थी। तो ये कहना कि हमेशा हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट होता रहा है, मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर देवीलाल की 85 सीटें आई थी तो खाली जाटों के वोट से तो 85 सीटें नहीं आ सकती, और कांग्रेस 5 सीट पर सिमट गई थी। तो यानी गैर जाट जो कांग्रेस को अगर वोट देता तो 5 सीट पर कैसे कांग्रेस सिमटती? 1991 में वही चौधरी देवीलाल लोकसभा भी हारे और विधानसभा भी हारे। और लोकसभा किससे हारे थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा से। आप देखिए, हुड्डा का राइज वहीं से हुआ था और रोहतक से ही हारे थे। तब जाटों ने भी छोड़ दिया था देवीलाल जी को, जिनकी पार्टी जाटों की पार्टी मानी जाती थी। और उसके बाद कांग्रेस को बहुमत मिला पूर्ण, भजनलाल रहे सरकार। उसके बाद बंसीलाल की सरकार आई, तब जाट उनको जो है 57 सीटें मिली थी उनके गठबंधन को, और उनकी सरकार बनी थी। फिर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, बंसीलाल की सरकार को इस्तीफा दिया। और जब 2005 में कांग्रेस की 67 सीटें आई, तब उसको जाट वोट भी मिला, गैर जाट वोट भी मिला। और फिर 2014 में जब बीजेपी की 55 या 57 सीटें आई, तो क्या उसको जाटों का वोट नहीं मिला था? मिला था। कैप्टन अभिमन्यु सिंह और तमाम सारे जाट नेता उनके साथ थे। तो ये, और कांग्रेस 15 सीट पे आके सिमट गई थी, और चौटाला की पार्टी को भी जाट वोट मिले थे। 2019 में हरियाणा की जनता ने एक संकेत दे दिया था बीजेपी को कि भाई खट्टर साहब से काम चलने वाला नहीं है, और वो पार्टी 40 सीट पे आ गई। और कांग्रेस ने फिनोमिनल राइज किया 15 से 31 सीट पे, 28% वोट उसको मिला था। तो जब 2000 और 2019 का चुनाव कब हुआ था? जब नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। 303 सीटें बीजेपी ने अकेले जीती थी, 354 सीटें एनडीए को मिली थी। और पुलवामा का आतंकवादी हमला, जवानों की शहादत और बालाकोट की सफल सर्जिकल स्ट्राइक, ये दोनों मुद्दे चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी थे। और 370 हटाया था तुरंत 5 अगस्त को, 370 हटाया था, और अक्टूबर में चुनाव हुए थे। यानी 370 का राष्ट्रवाद, बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक का राष्ट्रवाद और मोदी जी की चरम लोकप्रियता मिलाने के बावजूद भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई और 40 सीट पर रह गई। और जबकि कांग्रेस में झगड़ा चल रहा था शैलजा और हुड्डा का, और बहुत लेट हुड्डा को कमान दी गई थी। तो मैं कह रहा हूँ, और अब 9.5 साल की एंटी इनकम्बेंसी खट्टर साहब की, और बाकी 3-4 महीने नायब सिंह सैनी, जिनको भी समय नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार जब होती है तो उसके फायदे भी होते हैं और डबल एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और 10 साल के बाद तीसरी बार सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होता है। हरियाणा में तो हुड्डा साहब भी तीसरी बार नहीं बना, कांग्रेस भी नहीं बना पाई थी। अब बीजेपी बना पाएगी, अब बीजेपी बना पाएगी नहीं बनाएगी तो 8 तारीख पता चलेगा। लेकिन चुनौतियां होती हैं। कांग्रेस के लिहाज से अगर आप बात करें तो कांग्रेस में इस वक्त बहुत अपबीट है माहौल। अगर हम उनके लोगों से बात करें, जहाँ तक शैलजा का वो है कि शैलजा बयान दे रही हैं, मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं, तो भाई दावेदार क्यों ना हो, वो भी बड़ी नेता है। और शैलजा से बयान दिलवाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं दिलवाए। हाँ। क्यों दिलवाए जा रहे हैं? वो इसलिए दिलवाए, सोनिया गांधी से मिलने के बाद शैलजा ने बयान दिया। तो शैलजा से बयान, कल ही मैंने कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात की, भाई मैंने कहा क्या मांग रहा है शैलजा जी, क्यों नाराज है बयान अभी? उन्होंने कहा आप क्या समझ रहे हैं भाई, हमें अपना जो गैर जाट वोट है उसको एड्रेस करना नहीं करना है एड्रेस है। जिस तरह मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, प्रहलाद सिंह पटेल भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे, सब थे, तो सबका वर्कर सबका वोटर जुट गया ना। तो यही स्ट्रेटजी शैलजा के बयानों से है। बनेगा कौन? ये 8 तारीख के बाद अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो बनेगा, जो भी बनेगा, जो जिसको हाईकमान चाहेगा। तीसरी बात यह है कि मोदी जी ने उतना सघन प्रचार इस बार हरियाणा में नहीं किया जितना कि उनकी आदत है करने की। और मोदी जी हमेशा हर चुनाव में रोड शो करते रहे, हर, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इस बार उन्होंने हरियाणा में कोई रोड शो नहीं किया। तो ये क्या संकेत है? और उसके बाद वो महाराष्ट्र में सक्रिय हो गए, झारखंड में सक्रिय हो गए वहाँ आने वाले चुनाव में। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद
उसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ हिला था। हुआ। और इसीलिए कोशिश उन्होंने पूरी की है गैर जाट नैरेटिव बनाने की, लेकिन जब मुद्दे होते हैं तो मुद्दे सब कुछ होते हैं। अगर बेरोजगारी है जो सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा में, जी, डंकी वाला मुद्दा है, तो जाटों में भी है, गैर जाटों में भी है। अगर महंगाई है तो सब में सबके है। लिए। किसानों की समस्या है तो है, पहलवानों की समस्या, पहलवानों का मुद्दा है तो है, तो जवानों का मुद्दा अग्निवीर का सबके लिए है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है मुद्दे वहाँ भारी हैं। नतीजा क्या होगा, क्या समीकरण बनेंगे, एक चीज़ जरूर है जो मैं कंक्लूड करूंगा, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं बागी दोनों पार्टियों के, वो किसका खेल बिगाड़ेंगे। फिर जो INLD और इसका गठबंधन है बीएसपी का, और जेजेपी और चंद्रशेखर की पार्टी का गठबंधन है, और आम आदमी पार्टी भी है, वो किधर जाएंगे, इन सब का क्या असर पड़ेगा, ये सब चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ता है, ये भी हम लोगों उसके लिए उससे मुझे परे लगता है है। बहुत लेकिन चुनाव कुल मिला के बाइपोलर है। हाँ। वो बीजेपी बनाम कांग्रेस ही है। ठीक है, बाइपोलर चुनाव तो है अवधेश सर, लेकिन बड़ी अहम बात है जो बात विनोद सर ने भी उठाई कि आमतौर पे विधानसभा चुनावों में जितनी सक्रियता प्रधानमंत्री की दिखती है, जितना इन्वॉल्वमेंट बड़े नेताओं का दिखता है, वो दिखा जरूर, लेकिन पीएम की सक्रियता उतनी नहीं दिखी। पिछले चुनाव लगातार हम देखते रहे पीएम मोदी के फेस पर होते रहे, वो चाहे लोकसभा के चुनाव में भी देखा हो, कमल का निशान आ गया, उसके पहले के विधानसभा के चुनाव कमल का निशान, मोदी का चेहरा। इस बार क्या बीजेपी पहले ही कदम संभाल कर रख रही थी 10 साल की वजह से, तमाम अलग अलग मुद्दों की वजह से, या स्ट्रैटेजी कुछ और है? नहीं लगी है क्या समझे हरियाणा? कोई ऐसा बैनर पोस्टर बता दीजिए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगी हो। ऐसा कैसे होता है? दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री ने क्यों 4 सभाएं की है, नहीं की हैं, उस पर बहस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को जहां मालूम था कि कर्नाटक चुनाव हार रहे हैं, उनके पास पूरी रिपोर्टें थी, और जो जिनसे बात हो रही थी कि हम बुरी तरह लूज कर रहे हैं, तब भी दिन रात काम कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बड़ा कारण होता है। वैसे विश्लेषण की दृष्टि से जो लोग रखते हैं अपना रखें। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शीर्ष पर सर्वोपरि है, जब तक वो हैं, आगे का मैं नहीं जानता हूँ। देखिए, हरियाणा का चुनाव, जो लोकसभा चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी दशा थी। कार्यकर्ता विद्रोह में थे, खट्टर को लेके भी असंतोष था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल और दोनों के कार्यकालों में जिस ढंग से कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की अनदेखी हुई, उन सब के कारण था। इसके बावजूद अगर बीजेपी 5 पर रह जाती है और वोट परसेंटेज उसको 3% ज़्यादा रहता है, जबकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हम लोग भी कई बार चर्चा कर रहे थे, कुछ ऐसे राज्य थे जहां वातावरण अनुकूल कांग्रेस का नहीं दिख रहा, बीजेपी का नहीं दिख रहा था, इसके बावजूद रहता है। तो उसके बाद की जो परिस्थिति पैदा होती है, उसमें बीजेपी के पास लूज करने का केवल टाइम था या उसमें से कुछ गेन करने का टाइम था? अभी जो मैं चुनाव मतदान जिस तरह से चल रहा है, जितनी बड़ी संख्या में मैं महिलाओं को, युवाओं का, बाकी लोगों को वहां देख रहा हूं, और पिछले 5-7 दिनों से जो कुछ भी वीडियो चले हैं, अब 3-4 उदाहरण इसके पर्याप्त हैं। करीब दलितों के जो 2 भाग हैं वहाँ, एक DSC है जो करीब 11-11.5% है, दूसरा भाग है जिसमें वाल्मीकि और सब लोग आते हैं, वो 9-9.5% के आसपास है। पहले भाग के अनेक रैलियां हुई हैं, खुली रैलियां हुई हैं, भारी संख्या उसमें आई है, जिसमें सबने कहा है कि भाई क्लासिफिकेशन वाला तो बीजेपी आएगी तभी लागू करेगी, इसलिए सब कुछ भूलो, भारतीय जनता पार्टी का वोट। तो खुलेआम भाषण हुआ है, और जिसने भी देखा होगा, आपके भी रिपोर्टर होंगे तो आपको बता रहे होंगे, खुलेआम भाषण हुआ है। और ये सब वीडियो मुझे कांग्रेस के लोगों ने उपलब्ध कराए। तो वो वोट इस समय, जो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो कांग्रेस के साथ चली गई थी, वो वोट इस समय हिल गया है। जो सेकेंड पार्ट है, शैलजा जी का व्यक्तिगत प्रभाव जितना भी हो, लेकिन ये जो वीडियो चल रहा है कि आरक्षण से आगे बढ़ गए हैं, उसमें नाम भी है, इनको पीटो और उठेगा, उनके नाम को लेके किसी ने जो गाली दिया है वो गाली का हुआ है, और जाके सब ज्ञापन दे रहे हैं जगह जगह कि भाई शैलजा जी का अपमान है, और ये तो जो है हुड्डा मुख्यमंत्री बन के तो दिखा दें। ये सब जो वातावरण बना है, इसको एकदम से खत्म करना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। तीसरा यह है कि जो पिछड़ी जातियों का एक वर्ग है, जिसके सम्मेलन जिंद में बहुत बड़ा हुआ, 1 लाख की करीब संख्या थी, उसमें यह हुआ कि भाई मिला जुला के भारतीय जनता पार्टी ही हमारे लिए करती है, और अब जो भी हुआ लोकसभा चुनाव में, उसके बाद हमको देना चाहिए। लोगों ने दोनों हाथ उठा उठा के समर्थन किया, तो एक वातावरण उस समय से थोड़ा अंतर आया है। पहले मैं मान रहा था कि ये जो लड़ाई है
वो मोटा मोटी 65-35 की लड़ाई थी, 65 कांग्रेस की थी, वो चीज़ें बदल गई है। और उसके बाद इस समय पिछले कुछ समय से देश में जिस ढंग से मुस्लिम लोग उतर के और आक्रामक बातें कर रहे हैं, चाहे पश्चिम एशिया का मामला हो, दूसरे मामला हो कि हमारा दुश्मन तो नरेंद्र मोदी है, औरंगाबाद में हुआ, मार छोड़ा है, तो उस सब का भी असर पड़ता है मानसिकता पर। ये मत मानिए कि उस सब का बिल्कुल असर नहीं पड़ता है। और जो इसमें पांचवा फैक्टर है, वो फैक्टर हो रहा है कि कुछ ये चुनाव जाट भर से गैर जाट गया है। मैं विनोद जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ये जो हम लोग मान के चलते हैं कि केवल जाटों का, ऐसा कभी हुआ नहीं है। हाँ, जब ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी प्रभाव में होती थी तो जाटों की मेजॉरिटी वोट उनको जाती थी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन नॉर्मली जाट वोट भी बटा है, हमेशा कोई एक पक्ष में ज्यादा रहा है। लेकिन जाट जिधर होते हैं ना सतह पर, उसी का वातावरण दिखाई देता है, क्योंकि वो वोकल होते हैं, जोर से बोलेंगे। आप कहीं पूछने जाएंगे तो 10 लोग हैं तो हावी हो जाएंगे, 15 लोग अलग अलग कास्ट के हैं वो शांत हो जाएंगे, आपको सच्चाई पता नहीं चलेगा, फिर अलग से जाके हरियाणा की सच्चाई लेनी पड़ती है। तो इस बार जाट वर्सेस जाट हुआ है, क्योंकि जाट के कुछ लोगों ने बड़ी संख्या में निकल के, जिस ढंग से इस बार जाट के मुख्यमंत्री बनाए, अलग अलग काम किए, उसके भी कुछ वीडियो वगैरह बनाए गए। कांग्रेस के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो इसको लेके सहजता महसूस कर रही है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, समर्थक हैं, मूल बात वहीं आके टिक जा रही है। उनमें अभी वो परिस्थिति पैदा नहीं हो रही है। आज भी जो आप ध्यान से देखेंगे, जो माइक वगैरह जा रहा है, मैं ध्यान से थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करता हूं, तो कांग्रेस के लोग थोड़ा वोकल होके आ रहे हैं। बीजेपी के वर्कर उस रूप में कि हम कांग्रेस से हरा रहे हैं, ये थोड़ा चुनाव के बीच में इसकी कमी थोड़ी दिखाई दे रही है। तो वोट देने वाले भी तैयार होते हैं, और आपके वर्कर समर्थक अगर एग्रेसिव होकर उनको कैसे प्रेरित करे, घर से निकले लाए, तो वो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ है। लेकिन अब परिणाम बताएगा। इस समय की परिस्थिति में जब हम लोग इस चुनाव पर लाइव बातचीत कर रहे हैं, इस समय ये लग रहा है कि बीजेपी ने रीगेन किया है और कांग्रेस और बीजेपी में ठीक ठाक फाइट है। जो विपक्ष हैं, जैसे आईएनएलडी का जो 3-4 सीटों पर तो प्रभाव दिखा है, जेजेपी तो कमजोर हो गया, लेकिन आईएनएलडी का 4-5 सीटों पर प्रभाव दिखा है, कुछ जगह निर्दलीय भी है। और दिनेश फोगाट का चुनाव बुरी तरह फंस गया है, चूंकि जाट उम्मीदवार 4-4 खड़े हो गए हैं, बुरी तरह फंसा है उसका। दूसरे जो है, आम आदमी पार्टी ने इतने बड़े रेसलर को वहां से टिकट दे दिया है। बीजेपी ने भी जो टिकट दिया, यद्यपि उनकी लोकप्रियता नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच काम किए हुए हैं। आईएनएलडी ने जिसको टिकट दे दिया है वो भी अपने, तो ये जो है मूल जो वहां है कि दिनेश फोगाट का जो इस पर चर्चा करने, अब देखते हैं कि वहां मतदान प्रतिशत पर इस बार बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ, उस पर सब कुछ निर्भर कर। राकेश सर जिन मुद्दों की बात कर रहे थे, मेरे लिए मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी मैसेजिंग की गई बीजेपी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर, केंद्र की नीतियों को लेकर। अब जो परिणाम, मान लीजिए अगर बीजेपी के पक्ष में आते हैं तो उसके मायने कैसे निकाले जाएंगे, अगर कांग्रेस के पक्ष में चले जाते हैं तो मायने कैसे निकाले जाएंगे? देखिए, मायने पे यदि हम बात करें तो हमें 2 चुनाव के जो नतीजे हैं और अनुमान हैं उसको गंभीरता से देखना चाहिए। 2023 में 3 विधानसभा चुनाव हुए, उसके हम सब लोग बड़ा अनुमान लगा के चल रहे थे। अनुमान यहाँ तक था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। हाँ। और हम लोग सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं करा पाए थे, नहीं भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी का शपथ ग्रहण भी करा देते। तो लेकिन जब परिणाम आया तो परिणाम ठीक उसके उलट आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी शायद ही कोई एग्जिट पोल रहा हो, शायद ही कोई अनुमान करता रहा हो जो भारतीय जनता पार्टी को 300 से कम सीटें दिया हो। सब लोग 300 से ऊपर लेके चल रहे थे, लेकिन जब नतीजा आया तो 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो अनुमान और परिणाम ये दोनों जो है भारतीय राजनीति में विपरीत आ रहे हैं। जहाँ तक एक परिस्थिति की बात है तो एक परिस्थिति जरूर कुछ चुनावों में देखने को मिली कि जब जब किसी भी राज्य में प्रभावशाली जाति आक्रामक तरीके से एकजुट होती है तो उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। उत्तर प्रदेश में यादव और मुसलमान जब एकजुट हुआ और आक्रामक हुआ तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। बिहार में इसी तरह से यादव और मुस्लिम जब एक हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो हरियाणा में यदि, जैसा भी अवधेश जी बता रहे थे, यदि जाट समुदाय उसी रूप में सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति में नहीं जाएगी। जिस तरीके का डैमेज दिखाई दे रहा था कि खट्टर जी ने जो पंचर किया, उस पंचर को
वो गाड़ी को चला के ले आए नायब जी, तो ये हुआ कि गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रही। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखना चाहिए कि जिस हरियाणा में 2004 में भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था, 2009 में 12% गाड़ी गई है लगता है, 2009 में 12% वोट ले आई वो, 2014 में 35% ले आई और 2019 में 58% वोट ले आई, फिर 2024 में 46% वोट ले आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का वोट अब वहाँ बन चुका है, और वो वोट कितना खिसका पाते हैं हुड्डा जी या कांग्रेस, ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के सामने कांग्रेस ही चुनौती बन गई है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत ज़्यादा उसके लिए चुनौती नहीं है, कांग्रेस के सामने कांग्रेस चुनौती है। अभी विनोद जी ने कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ, उसके दो पक्ष हैं। शैलजा जी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के दो पक्ष निकलते हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि एक मैसेज जाएगा दलित समाज में कि हो सकता है कि दलित भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नकारात्मक पक्ष ये है कि यदि शैलजा जी मुख्यमंत्री नहीं बनी तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि कांग्रेस दलित के नाम पर ढोंग करती है। और यदि हुड्डा जी को हटाया गया तो जाट समुदाय पश्चिम उत्तर प्रदेश और आपके हरियाणा के ये निराश हुआ कि देखो साहब, जाट की पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस ने जब जाट जितवा दिए तो दलित को मुख्यमंत्री बना दिए। यानी एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई की स्थिति अब कांग्रेस के साथ है। लेकिन मेहनत दोनों तरफ से हो रही, शैलजा जी भी कर रही हैं और हुड्डा जी भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मेहनत हो रही है, पर कौन किसके लिए क्या मेहनत कर रहा है ये दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उसका अपना वोटर मतदाता निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, उसी पे नजर रहेगी, क्योंकि देखिए मतदान लगातार जारी है। वहीं छोड़ दिया आपने, मतदान लगातार जारी है। सर, बहुत सारे मुद्दे रहे इस पूरे चुनाव के दौरान, खास करके किसानों का मुद्दा भी उठाया गया। 8 तारीख पर भी आएंगे सर, अभी 8 तारीख में वक्त है। देखिए सर, पूरे चुनाव के दौरान खास करके अगर कैंपेन को देखें, नहीं सर, आपकी आवाज कोई बंद नहीं कर रहा, सब लोग आनंद भी ले रहे हैं, लाइव पूरे है चुनाव सर। के दौरान बहुत सारे मुद्दे मत उठे, करिए। बीजेपी का अपना रहा, कांग्रेस का अपना रहा। सवाल ये, बहुत सारे मुद्दे बने, कुछ मुद्दे ऐसे बने कि लगा कि बीजेपी को नुकसान होगा, शायद कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, वो चाहे किसानों की बात हो। विनेश फोगाट को जिस तरीके से टिकट मिल गया, और खास करके बृजभूषण के खिलाफ जो एक माहौल हरियाणा के खिलाड़ियों ने बनाया, जो आरोप लगाया, उसके बाद जो माहौल हरियाणा में बना, उसको लेकर के भी, तो क्या इन चीज़ों से बीजेपी ओवरकम कर गई, या कांग्रेस ने इनको एक एज पर ला दिया है कि वो भी एक चुनौती दोनों के लिए ही बनी है कि कैसे इस्तेमाल होगा? देखिए आदर्श जी, जो कुछ इस चुनाव में हो रहा है ये हर चुनाव में होता है। आप किसी भी विधानसभा के चुनाव को देखिए तो उसमें यहाँ से छोड़ के वहाँ गए, वहाँ से छोड़ के यहाँ आए, कास्ट समीकरण फलाना, ये सब जगह होता है। मेरा पहला ये मानना है कि 66% जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव हो सकता है, यानी पोलिंग, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि पहली बात तो यह है कि हो सकता है कि हरियाणा में आज सारा रिकॉर्ड भी टूट जाए, नहीं भी रिकॉर्ड टूटेगा तो काफ़ी अच्छी पोलिंग जैसे अभी हुआ है। तो मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जीत होगी। दूसरी बात जो अभी राकेश जी ने कही, मैं भी उसमें था, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव थे, बिल्कुल जिससे मैं पूछता था सब कांग्रेस स्वीप कर रही है। एक सज्जन थे, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एंकर हैं, वो गए थे मध्य प्रदेश में। जब वो लौट के आए तो मैंने उनसे कहा कि क्या लगता है, बोले स्वीप कर रही है, कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई, सुबह हम लोग 7-8 बजे के करीब, 7 बजे पर पहुँच गए थे, तो सारे लोगों से एक एक सवाल किया गया। तो एक काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार, संपादक भी रहे हैं किसी, वो आए थे, उनसे पूछा गया, और वो मध्य प्रदेश के ही थे। तो उन्होंने 8 बजे भी कहा कि स्वीप कर रही है कांग्रेस। और दोपहर होते होते जो कुछ भी हुआ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं कोई फोरकास्ट नहीं करूँगा। विधानसभाओं के चुनाव बहुत ही डिफरेंट होते हैं। एक बात राकेश जी ने बहुत अच्छी बात कही है, किसी भी समाज में जो अपर स्ट्रेटा होता है, मैं उसको जाति नहीं कह रहा हूँ, जो भी अपर स्ट्रेटा है, अपर स्ट्रेटा का मतलब वही जाति समझ लो, जो भी है, वो जो अपर स्ट्रेटा अगर पोलराइज होता है तो तय जान लीजिए कि नीचे का वो तबका जो है वो बोलेगा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो दूसरी राह पकड़ता है। यही हालत है जहाँ भी आप देख लीजिए। लैंडलॉर्ड का अगर कोई संगठन है,
तो आप जो देखिए लैंडलेस पीजेंट्री जो होगी, जो उसके खेत पे काम करती है, वो एकदम रिवर्स गियर में जाएगी, अमूमन होता है। तो हरियाणा में क्या होता है नहीं होता है, मैं कोई फोरकास्ट नहीं करूँगा। रही बात यह है कि अभी तक जो मीडिया में जो कुछ भी आ रहा है उसमें तो लग रहा है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की तरह स्वीप कर रही है। हो सकता है कर जाए। नहीं, हमारे यहाँ तो आप सब कह रहे हैं टक्कर, हमारे यहाँ तो हाँ, कर्नाटक की तरह नहीं, देखो कर्नाटक में तो एक्सपेक्टेड था, नहीं कांग्रेस का था, एक्सपेक्ट था। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई बोल नहीं रहा था। मैं वही कह रहा हूँ, कर्नाटक में जैसा था वैसा हुआ, मध्य प्रदेश में जैसा था वैसा नहीं हुआ। हाँ, नहीं मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में तो ये तक बात चल रही थी कि बीजेपी सरेंडर कर चुकी है। बीजेपी का कोई प्रचार ही वहाँ नहीं हो रहा है यार। हाँ, नहीं वही तो मैं केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ एक्सपेक्टेड लाइन पे जो चीज़ें होती हैं, अनएक्सपेक्टेड लाइन पर जो चीज़ें होती हैं, मेरा ये कहना है कि हाल फिलहाल में जो हुआ है 3 राज्यों में, वो बुरी तरह से हम लोगों को चौंकाया था। उसी तरह से जैसे कभी बिहार में पहली बार जब हो रहा था बीजेपी जीत जाएगी और नीतीश लालू मिले हुए थे, 12 बजे के बाद सब पलट गया। तो मैं नहीं कहता, मेरा तो ये मानना है कि भाई जो अभी आ रहा है उसमें ऐसे लगता है कि जैसे बीजेपी कहीं रेस में ही नहीं है, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि ऐसा नहीं है। बीजेपी रेस में है और बीजेपी बहुत बाद में हरियाणा में घुसी हुई पार्टी है और इतनी जल्दी वो नहीं होगी, क्योंकि उसकी एंटी इनकमेंसी 10 साल की होगी। कांग्रेस का ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस का इतिहास हरियाणा में जानते हैं और उनकी इनर फाइटिंग भी है। इनर फाइटिंग बीजेपी में भी होगी। तो मेरा मानना है कि लेट्स सी, आज शाम को एग्जिट पोल आएंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद हम लोग अगले सैटरडे मिलेंगे। ठीक है, देखिए एग्जिट पोल पर तो बात होगी, लेकिन अभी क्योंकि मतदान जारी है, पूर्णिमा जी, तो सब अपना दमखम दिखा चुके हैं, क्या लग रहा है जल्दी से? देखिए, यहाँ तक इनर फाइटिंग की बात है, आज ही अनिल विज ने बयान दिया सुबह कि मैं भी मुख्यमंत्री की दौड़ में हूं और पार्टी ने चाहा तो मैं मुख्यमंत्री निवास में वो मिलूंगा। लगातार याद दिला रहे हैं वो अनिल विज। तो हम लोग शैलजा की बात तो करते हैं, अनिल विज को भूल जाते हैं। 2019 का मुझे याद आ रहा है हरियाणा चुनाव का। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मतलब बहुत ज्यादा जोर से सब बात जिक्र थी, अब की बार 75 पार। इस बार मुझे 75 पार का नारा सुना ही नहीं आया। 2019 में लगातार चाहता अब की बार 75 पार, तो इस बार किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया, कांग्रेस में नहीं लगाया इस बार। तो मुझे लग रहा है सबके लिए नैया पार वाली सिचुएशन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि उनके लिए 75 पार नहीं, सरकार बनाना, बस किसी से सरकार बन जाए, ये मत होगा। ये जरूर इस बार देखने को आया है। इस चुनाव में एक चीज जो मार्के की कुछ बोल देंगे, मार्के की है कि बीच भारतीय जनता पार्टी जैसे हर चुनाव के बाद सही है, सेंटर के लेवल से जैसे कुछ नारे देती थी, कितने सीटें देती थी, एक एग्रेसिव बनाती थी, वो चीजें नहीं दिखी है। और वो मतलब यही नहीं, जम्मू कश्मीर के मामले में भी है। तो ये क्या सोची समझी स्ट्रेटेजी है कि हम शायद हवा ज्यादा बनाते हैं, उसका कुछ असर नहीं, या कुछ है, लेकिन एक चेंजेज है। पूर्णिमा जी अब बोलेंगे, सबकी बात आपने सुन ली। बड़ी अहम परिस्थिति, मुद्दे हो गए, नेता हो गए, पार्टियों की आपसी गुटबाजी हो गई, कहां पर खड़ा दिख रहा है चुनाव? आदर्श जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे सारे वरिष्ठ मित्रों में से किसी ने बाबा राम रहीम का जिक्र नहीं किया। तो जो कि अंतिम तीर भाजपा के तरकश में है, वो उन्होंने निकाल दिया है। इसका एक संदेश ये जाता है कि वो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट जो उनका अस्त्र है उसको इस्तेमाल कर लिया है उन्होंने। तो इसका ये भी मतलब है कि बीजेपी उतनी अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं पा रही है और हर जो हथकंडा था उनके पास। एक तरह से बीजेपी इस चुनाव में, वो बच्चे जब खेलते हैं ना लंगड़ी, तीन टंगड़ी रेस खेलते हैं जिसमें कि 2 टांगों को बांधा जाता है, तो आपने 9 साल जिस मुख्यमंत्री को रखा उसको आपने हटा दिया, 3 महीने से भी कम समय जिसको मिला वो मुख्यमंत्री अब आपका चेहरा है। तो एक तरह से दोनों ने एक दूसरे को हैंडीकैप कर दिया है। तो बीजेपी अब उस हैंडीकैप से जूझते हुए आगे बढ़ रही है और उस से निपटने के लिए उनको बाबा राम रहीम है, उससे निपटने के लिए उन्होंने अब शैलजा को निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। तो लेकिन जितना मैं बाकी सभी अपने दोस्तों से इस मामले में थोड़ा डिफर करती हूँ कि कांग्रेस की हम बिल्कुल सरकार बना ही रहे हैं, हो सकता है बन जाए, इतने वरिष्ठ लोग हैं, सबकी फीडबैक सही होगी, भगवान करे सही हो और कांग्रेस की सरकार बन जाए। लेकिन आईएनएलडी का और बीएसपी का और आम आदमी पार्टी का बिल्कुल ही मार्जिनलाइज हो गया है, कोई वहाँ पे वर्चस्व नहीं है, ये नहीं मानना चाहिए। जो वोट कटेगा वो कांग्रेस के खाते से कटेगा। दूसरा, कांग्रेस में
जिस तरह से शैलजा और हुड्डा जी की लड़ाई चल रही है अंदर अंदर, और जबरदस्ती राहुल गांधी वो ऑप्टिक्स के लिए जबरदस्ती उनका मंच पे हाथ, वो नौटंकी काफी ज्यादा लग रही है देखने में कि हुड्डा जी का और शैलजा जी का हाथ मिला रहे हैं। उसके अगले दिन तो फिर शैलजा जी ने बोल दिया था। तो वो सारा कुछ भी जनता वहां देख रही है, वोटर देख रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस बार हुड्डा जी मजबूती से डटे हुए हैं मैदान में। 19 के पहले आपको याद होगा नौबत ये आ गई थी कि हुड्डा जी ऑलमोस्ट अपनी पार्टी अनाउंस करने वाले थे, और जब एकदम ब्रिंक पे आ गया था तब कांग्रेस, सोनिया गांधी उस वक्त उनको बुलाया था दिल्ली, और तब जाके उन्होंने कमान संभाली थी। इस बार हुड्डा जी बिल्कुल मजबूती से कंट्रोल में है, लेकिन सिर्फ उनके कंट्रोल में रहने से क्या बाकी जो कांग्रेस में आपस की खींचतान है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, ये हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। अंदर अंदर वो चल रही है खींचतान। उसमें रणदीप सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं, शैलजा कह ही चुकी हैं, हुड्डा जी को कांग्रेस ने अनाउंस नहीं किया है लेकिन सब मान के चल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लेकिन ठीक है, कांग्रेस का अभी एज है जरूर, हमें ये दिख रहा है। बीजेपी को बिल्कुल ही राइट ऑफ कर देना बुद्धिमानी नहीं होगी, क्योंकि नॉट बिकॉज कि बीजेपी का अपना बहुत मजबूत वहाँ जमीनी आधार है आधार जो बना हुआ है वो है, लेकिन जो लोकसभा में जो उसमें कमी दिखी थी वो कमी बरकरार है, क्योंकि जो मुद्दे उस समय डोमिनेंट थे वो मुद्दे आज भी उतने ही डोमिनेंट हैं, और उसके बाद से सरकार ने आके अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है कि उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई हो। तो हरियाणा में ये किसानों का मुद्दा हो गया, प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का मुद्दा हो गया, अग्निवीर का मुद्दा हो गया, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये अभी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हरियाणा में, और हरियाणा में लोग इस बात को बहुत अब महसूस भी करने लगे हैं। तो हो सकता है कि उसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितना दिखा था कि हुआ है उतना ही हो, तो उस कंडीशन में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। लेकिन हमें, जैसा कि हम सबने वार्न किया है, 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। 19-20 की लड़ाई है, क्लीन स्वीप किसी पार्टी की नहीं दिख रही है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, देखिए लगभग आप सबकी बात में ये है कि कहीं ना कहीं टक्कर जरूर दिख रही है, नेक टू नेक जरूर है, अलग अलग मुद्दे जरूर हैं, लेकिन क्लीन स्वीप किसी का नजर नहीं आ रहा है। जनता को फैसला करना है, अब गेंद जनता के पाले में है, और जनता क्या फैसला करेगी उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। 8 तारीख को क्या नतीजे आएंगे उस पर भी बात करेंगे। देखिए, हमारे सभी खास मेहमानों को आपने सुना, और सबका यही था कि पलड़ा अलग अलग मुद्दों के हिसाब से जरूर भारी हो सकता है, लेकिन जनता फैसला करेगी, और लगभग मुकाबला बराबरी का दिख रहा है, एक तरफा तो नहीं है, सबके अपने अपने तर्क है, अपने अपने दावे हैं। अब जनता का फैसला होगा वो भी आपके सामने लेकर आएंगे, और शाम को जब मतदान खत्म होगा उसके बाद, मतदान खत्म होने के बाद जो पूरा मतदान प्रतिशत होगा उसके हिसाब से इसके क्या मायने हैं वो भी आपको समझाएंगे। और उसके लिए आप अमरउजाला.com पर लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।